हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। होप आप सभी बढ़िया होंगे। शानदार तरीके से नीट की तैयारी चल रही होगी आप सभी स्टूडेंट्स की। तो आज इसी से रिलेटेड बात करने आए हैं कि ये जो एक साल की पूरी स्ट्रैटेजी, अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले या अगर आप 2026 में भी एग्जाम देने वाले हैं तो 2 साल की क्या स्ट्रैटेजी, क्या तरीका रहने वाला है जो लगातार आप 2 साल रखेंगे। मतलब कंप्लीट रोड मैप, जिसमें मैं मेनली आपको बायो से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड कैसे पढ़नी है, कंप्लीट बायो, बॉटनी, जूलॉजी, बोथ क्लास 11 12, मतलब एक समअप आपको इस सेशन में मैं आपको देने वाली हूँ। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगी बेटा, अगर आप उसको अपने जीवन में उतार लेते हो तो मैंने आपको एक रास्ता दिखा दिया, और ये रास्ता डायरेक्ट जाता है एमबीबीएस पे, ये डायरेक्ट रास्ता जाता है एम्स पे, ये डायरेक्ट रास्ता जाता है आपके सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। अगर आप मेरी इन बातों को फॉलो करते हो एकदम थॉरली, मतलब पूरा डेडिकेटली मेरी बात को मानोगे, तो वहां तक एकदम श्योरिटी है कि आप पहुंच जाओगे, है ना। चलिए, सो थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा आपके लिए कोट लेके आई हूं कि हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको पूरा काफिला खुद अपने आप बन जाएगा। थोड़ा हौसला आपको करना पड़ेगा, अपने हौसले को बुलंद करना पड़ेगा, अपनी तैयारी को मजबूत करना पड़ेगा, एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी, एक स्ट्रैटेजी देनी पड़ेगी, जिसको हेल्प करने के लिए आपके लिए टीचर्स हैं, जिसको हेल्प करने के लिए मैं आई हूं यहाँ पर आपके लिए सेशन लेके। सो जुड़ो इस सेशन, लास्ट तक इस सेशन को देखो और देखना आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको कई सारे पॉइंटर्स मिल जाएंगे जो आप 2 साल या 1 साल फॉलो करोगे तो आप नीट को क्लियर कर लोगे। तो सबसे पहले हम उन पॉइंट की बात करेंगे जिन्होंने इस बार 2024 का एग्जाम दिया था, उनके किस तरीके के मार्क्स बने हैं और कैसे मार्क्स बने, तो हम क्या करना चाहिए हमें मैम आगे, ये बहुत बच्चों का कंफ्यूजन रहता है। सो यहाँ पर कंप्लीट मैप की बात करेंगे, कैसे रास्ते पे चलना है और क्या करना है। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स 600 से ऊपर बन रहे होंगे, तो बेटा आपको वेट करना है अपनी काउंसलिंग के लिए, ठीक है। जो जनरल वाले स्टूडेंट है बेटा, आपका नंबर आ सकता है अगर 600 से ऊपर है आपके मार्क्स, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। अगर 700 में है तो आपकी पहली बार की काउंसलिंग में ही आपका नंबर आ जाएगा अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। अगर आपका कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ होती है बेटा। कैटेगरी में है अगर आप 600 तो आप वेट कीजिए, आपका एकदम श्योरिटी आ जाएगा कि कैटेगरी में ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी कैटेगरी है आपकी। या फिर आप 500 550 से भी ऊपर हो, अगर आप बीडीएस में एडजस्ट कर सकते हो, बीएमएस में, तो भी आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा उसके लिए। अब अगर जिन बच्चों का मार्क्स 600 से नीचे है, जनरल कैटेगरी, उनको एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज मिलना थोड़ा मुश्किल है बेटा। सो उसके लिए क्या करें, उसके लिए ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर आप क्लास 11th में मेरी क्लासेस देख रहे हो तो आगे का जो स्ट्रैटेजी आएगी वो सब आपके सभी के लिए इक्वल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन स्टूडेंट्स की मैं बात करूं जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया है, या तो वो 12th है, 12th अपियरिंग है और रिजल्ट आने वाला है और एग्जाम दिया है, या तो जो 12th कर चुके हैं लेकिन ड्रॉपर है 1 साल 2 साल। सो उन बच्चों के लिए भी ये बहुत खास रहने वाला है। देखो, अगर आपके 600 से नीचे तो ड्रॉप करोगे, ठीक है। सो मान लीजिए आपने ड्रॉप किया, यस पे टिक करते हैं। सो ड्रॉप 2 तरीकों से हो सकता है, या तो होता है फुल टाइम ड्रॉप करना चाहिए या तो पार्शियल ड्रॉप करना चाहिए। कहने का मतलब ये है, फुल टाइम मतलब ये है कि मतलब फुल, मतलब सुबह से लेकर शाम तक आप डेडिकेटली भैया नीट की तैयारी कर रहे हो। और पार्शियल मतलब ये है कि हो सकता है कुछ बच्चे बीएससी कॉलेज ज्वाइन कर लिया हो और सोच रहे हो कि साइड बाय साइड हम नीट की भी तैयारी करेंगे, 1 साल तो हमारे पास आई, 2 साल तो हमारे पास आई, और आराम आराम से करेंगे और नीट क्लियर कर लेंगे। तो ये बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आपने कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, आपने 12th क्लियर करके आपने बीएससी कहीं ज्वाइन कर लिया है, अगर आप रेगुलर कॉलेज में जा रहे हो और साइड बाय साइड 4-5 घंटे घर आके रिवाइज करते हो नीट का, तो वहां पर सिलेक्शन होना बेटा बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपने बीएससी डिस्टेंस से ज्वाइन किया है या बीए आप कुछ भी कर रहे हो, डिस्टेंस से ज्वाइन करने किया है आपने, जिसमें आप सिर्फ लास्ट के 10-15 दिन कॉलेज के एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, लेकिन उसके अलावा आपका टोटली जो टाइम डेडिकेटेड होगा वो नीट के लिए डेडिकेटेड होगा, पूरा दिन, मतलब दिन का पूरा 12 घंटा अगर आप कर रहे हैं तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो जो पार्शियल
ड्रॉपर्स हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्टी आएगी बेटा। अगर आप चाह रहे हैं कि रेगुलर कॉलेज भी कर ले और नीट की तैयारी भी कर ले तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। ऐसे एग्जाम क्लियर नहीं होता नीट को फुल टाइम आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। सो उसमें क्रॉस लगाते हैं। लेकिन जो फुल टाइम ड्रॉपर्स है, फुल टाइम अपना नीट को डेडिकेट किए हो या फिर डिस्टेंस से आप कोई अपना सर्टिफिकेट भी ले रहे हैं, ठीक है, डिग्री भी ले रहे हैं तो भी चलेगा बेटा। लेकिन आपको 12 घंटे एक दिन के देने पड़ेंगे नीट की प्रिपरेशन के लिए, ये बस आप ध्यान रखिएगा। 12 घंटे लिख रही हूँ यहाँ पर, कोई बहुत ज्यादा नहीं है 12 घंटे एक नीट की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। 2 साल मतलब आगे आने वाले 20 से 30 साल आराम की जिंदगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ना दो ऐसे तो नाव दोनों पे पैर रख के चलना चाहते हैं कि भैया हम तो ये भी कर लें और ये भी कर लें और इस एग्जाम की तैयारी भी कर लें और साइड बाय साइड ऐसे भी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए सबसे डिफिकल्ट होता है। सो अगर आप नीट की प्रिपरेशन करो स्पेशली, सो यू हैव टू बी फोकस्ड। आपको अपने टारगेट के लिए बेटा फोकस होना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये शब्द बहुत छोटा है पर इस शब्द का मतलब बहुत बड़ा है कि जो अपने टारगेट लक्ष्य जिसको सिर्फ अपना दिखाई देता है, लक्ष्य की प्राप्ति भी वही करते हैं। आइए तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए इफ यू आर ड्रॉपिंग, या अगर आप ड्रॉप कर रहे हो या फिर आप 11th में हो और 12th में हो और इस बार 2025 में एग्जाम देने वाले हो या 2026 में। देखो यहाँ लिख देती हूँ 2026 स्टूडेंट्स के लिए भी है और जो 2025 में देने वाले हैं उनके लिए भी है, ठीक है। दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरी रोड मैप रहेगा जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सो क्या करना चाहिए उनको और क्या नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगता है स्क्रीन पे आपको क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। सो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला पॉइंट, आपको आपकी कोई क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी फ्रेश। अगर आपने पहले कहीं पढ़ा है, नोट्स बनाया है, तो उसको थोड़ा सा अब आपको साइड करना पड़ेगा। अब आपको दोबारा से फ्रेश तरीके से स्टार्ट करना है। सो ज्वाइन अ क्लास। अगर आप यूट्यूब पे कोई क्लास पे, अगर आप हमारी क्लास देख रहे हो तो रेगुलर क्लास देखो, या फिर आप कहीं पर बैच ले लो, बैच को परचेज कर लो, ऑनलाइन बैच ले लीजिए अगर आप नीट जे उत्कर्ष के साथ पढ़ रहे हैं, या फिर अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर लो, ठीक है। लेकिन पढ़ना शुरू कर दो, आपको कहीं ना कहीं क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। सो क्लास ज्वाइन करो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। डोंट वेस्ट टाइम। नेक्स्ट एनसीईआरटी, नेक्स्ट काम है आपका एनसीईआरटी। क्या क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहला काम है एनसीईआरटी पढ़ने का। उसके अलावा फर्दर जो भी करना है वो करो, पर एनसीईआरटी के अलावा जो फालतू बुक्स होती है, फालतू नहीं सारी बुक्स अच्छी होती है, बट फालतू चीजें जो हम करते हैं ना, हम 10 जगह के नोट्स अपने पास चाहते हैं, हम 10 जगह के कोचिंग के नोट्स रखेंगे तो वहां पर बात नहीं बनेगी, वो काम नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर लिख रही हूं एक्स्ट्रा नोट्स जिसका कोई वर्क नहीं है, वो सब डॉन्ट्स में, मतलब ये काम आपको नहीं कर रहे हैं। डेली बेसिस पे नोट्स की प्रिपरेशन आपको करनी है। जो भी टीचर आपका पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स आपको डेली बना रहे हैं, डेली का डेली, आज का कल नहीं, कल का परसों नहीं, ऐसे नहीं करना है, आज का आज ही काम करना है। बिगिन फ्रॉम स्टार्टिंग, पहले मैंने आपको बोला शुरुआत से शुरुआत कर रही है, बीच में से उठा लो भैया, ये चैप्टर कर लेते हैं, ये चैप्टर कर लेते हैं, यहां से नहीं, आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी का एक टाइम टेबल सेट करना है और शुरुआत से शुरुआत करिए। जैसे मैं आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से पढ़ा रही हूँ बॉटनी, क्लास 12th में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स चल रहा है, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन चल रहा है ना, सिस्टमैटिक चल रहा है। सबसे पहले मैं सेल यूनिट करवाऊंगी, उसके बाद में सिस्टमैटिक सारे चैप्टर्स आपको कवर करवाऊंगी क्लास 11th के। तो हम एक तरीके से चल रहे हैं, तो उस तरीके से आपको भी चलना है बेटा, बीच में से कुछ भी नहीं पढ़ना है। मॉक टेस्ट एंड डीपीपी, जहां से भी आप कोर्स परचेज करोगे, जहां से भी आप पढ़ेंगे, अगर आप यहां से पढ़ रहे हो तो टेस्ट तो आपके होंगे, डीपीपीज आपको मिलेंगी, मॉड्यूल्स भी मिलती हैं अगर आप कोचिंग में पढ़ते हैं तो। सो आपका काम है कि डेली जितना आपको मैं पढ़ा रही हूँ टॉपिक, उस टॉपिक की डीपीपीज, अगर 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन आज लग जाने चाहिए, अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन आज ही के आज जो टॉपिक करवाए उसको लग जाने चाहिए। अगर आप ये नहीं करते, भैया ऐसा काम नहीं करना है कि ये चीजें ना करें, तो डोंट में भैया ऐसे काम मत करना। सोर्स, पढ़ने का सोर्स क्या होना चाहिए। सो हमेशा मैं बोलती हूँ, अगर आप जहां से पढ़ रहे हो उस टीचर के नोट्स देखो, हर टीचर ना बहुत एक्सपीरियंस से आपको पढ़ाता है ना, और बहुत मेहनत से आपको पढ़ाते हैं। सो टीचर्स के नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, अगर आपके टीचर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, सभी टीचर्स अच्छे होते हैं, तो उसको डेडिकेटली उनसे पढ़ो, टीचर के नोट्स आपके पास होने चाहिए। दूसरा एनसीईआरटी,
ठीक है, क्योंकि टीचर के नोट्स में आपके एनसीईआरटी भी होगी और उससे एनसीईआरटी की हर एक लाइन को उसने डिटेल में उधर समझाया होगा। तो एक बार नोट्स पढ़ लोगे तो एनसीईआरटी को पढ़ना इजी हो जाएगा आप सभी के लिए। सो टीचर के नोट्स इजी हो जाएंगे। सो भैया डोंट में मत काउंट करना भैया, इसको यहाँ पर है, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है, समझ में आई बात। सो टीचर के नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद एनसीईआरटी को थॉरोली पढ़ना है, याद कर जाओ, रट जाओ, एक एक लाइन को ऐसे मतलब खा लो, ठीक है, जो कर सकते हो पर याद कर रहे हैं। शेड्यूल्ड स्टडी स्ट्रैटेजी, अपनी स्ट्रैटेजी को प्रिपेयर करो, ऐसा नहीं होना चाहिए स्ट्रैटेजी ना प्रिपेयर करो। तो डूज में अपनी शेड्यूल स्ट्रैटेजी, अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करिए, क्योंकि देखो किस तरीके से आप तैयारी करते हैं, क्या तरीका है आपका और कितनी आप मेहनत करते हैं, ये दो चीजें बड़ी जरूरी होती है। किस तरीके से, क्या स्ट्रैटेजी है, स्मार्ट वर्क यही होता है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को सबसे पहले प्रिपेयर करो कि मैं पूरा एक साल इस तरीके से पढ़ने वाला हूँ। एक चार्ट रखो अपने रूम में, उस पर लिखो कि पूरा साल मेरा ये रहेगा, टीचर्स के नोट्स, फिर एनसीईआरटी पे जाऊंगा, उसके बाद मैं अपने नोट्स खुद, शॉर्ट नोट्स खुद अपने आप प्रिपेयर करो, किसी से मांगो मत, किसी यूट्यूब चैनल से वन शॉट देखो मत, इधर उधर से छोटी छोटी चीजें ना निकालो, अपने शॉर्ट नोट्स खुद प्रिपेयर करो एनसीईआरटी का यूज करके और अपने टीचर्स के नोट्स यूज करके, फ्लो चार्ट की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में उनके नोट्स को खुद अपनी कॉपी में बनाओ। और एनसीईआरटी को रंग किया हुआ है ना, देख रहे हो यहाँ पर कितना अच्छा, मतलब इसने पिंक पेन से अंडरलाइन किया है, येलो पेन से अंडरलाइन किया है, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें स्टिकी नोट्स को साइड में पेस्ट कर दिया है, फिर खाली पेज में पेस्ट कर दिया। तो ये सब आपको काम करने हैं अगर आपको नीट क्लियर करना है अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छी रैंक के साथ। सो स्ट्रेटेजी बनाइए स्टडी की, ठीक है, बड़ा जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। यू हैव टू गिव 12 आवर अ डे। सो 12 घंटे तैयार हो जाओ कि भैया अगर हम कहीं पढ़ रहे हैं तो 6 घंटे तो कोचिंग में जाएंगे, 6 घंटे यूट्यूब पे लगेंगे। इसके अलावा जो 6 घंटे हमने पढ़ा है अब उसे क्या करना है, उसे 4 घंटे में रिवाइज भी करना है, ठीक है, उसे 6 4 तो 10 हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो 2 घंटे आपके बचे, उस 2 घंटे में चीजों में क्वेश्चंस भी करने हैं मुझे, ठीक है, अलग अलग डीपीपीस मॉड्यूल में से क्वेश्चन भी निकाल के प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस तरीके से 12 घंटे तो मेरा एक दिन में जाएगा ही जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या स्टेप होना चाहिए, क्या क्या स्टेप होना चाहिए भैया अगर 2025 या 2026 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, वॉच माय एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एनालिसिस। ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि भैया मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको हर जो चीजें पढ़ा रही हूँ उसकी एनसीईआरटी भी मैं आपकी लेके आती हूँ और लेके आऊंगी। अभी तो शुरू ही हुई है क्लासेस, तो एनसीईआरटी में थॉरली मैं अंडरलाइन करवाऊंगी और वो लाइंस को मैं आपको समझाऊंगी। सो भैया एनसीईआरटी लाइन टू लाइन देखो, ये पहला काम है। डोंट बी अफ्रेड टू स्टडी। भैया पढ़ने से डरा मत करो, ना क्वेश्चन पूछने से डरा करो। देखो शर्माना वहां चाहिए जो गलत काम होता है, पढ़ाई में शर्माना मतलब नुकसान अपना ही है। सो डोंट अफ्रेड टू स्टडी, मेक हैबिट ऑफ कंटिन्यूस 3 से 4 घंटा लगातार। ये क्या बोल रही हूँ, 12 घंटे टोटल पढ़ना है, लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो धीरे धीरे टाइम बनाओ कि आप लगातार एक जगह बैठ के, पहले आधा घंटा बैठो प्रैक्टिस करो, फिर 1 घंटे की प्रैक्टिस करो, फिर धीरे धीरे ऐसा कर जाओ कि 3 घंटे आप लगातार बिना पानी पिए आप एक जगह बैठ सको। मतलब पानी पी लो पर लगातार उठे, इधर उधर जाए बिना, किसी से बात किए बिना, मोबाइल को देखे बिना, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि 3 से 4 घंटे पता ही नहीं लगने चाहिए कि कब हो गए। इस तरीके की नीट की प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि पेपर भी 3 घंटे का होता है और लगातार बैठना होता है, और माइंड में इतना अगर क्षमता नहीं है झेलने की तो कैसे 3 घंटे बैठोगे। तो ये बहुत जरूरी है। ओवरकम योर लूप होल्स। हम सभी को पता है कि क्या कमियां हैं, हमें याद करने में दिक्कत होती है तो 10 बार रिवाइज करो, हमें समझने में दिक्कत होती है, हमें बायो में मुश्किल है, हमें फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं बनते, ये लूप होल है आपका, ठीक है। आपको ये इंग्लिश कमजोर है आपकी, तो इंग्लिश में आप एनसीईआरटी पढ़ते हो समझ नहीं आता, ये लूप होल है आपका, इसको करेक्ट करो, इसको पहचानो, अपनी प्रॉब्लम्स को लिखो और इस पे वर्क करो। जितना जल्दी आप अपनी प्रॉब्लम्स को समझ के उस पे सोल्यूशन निकालने लग जाओगे बेटा, चीजें सॉर्ट आउट होती जाएंगी। रास्ते में बहुत कंकर पत्थर होते हैं, कंकर पत्थर को उठा के साइड में फेंको और रास्ते को साफ करते हुए चलो, रास्ता साफ होता जाएगा, आप आगे बढ़ते जाओगे। गेट रिड ऑफ फियर ऑफ फेलियर। ये मत सोचिए कि अभी आगे मेरा टेस्ट है, मेरा कोचिंग में टेस्ट है, भैया मेरा तो मॉक टेस्ट है, इसमें मेरे मार्क्स कम आ गए, ये अभी कोई नहीं देखेगा। अभी जस्ट आपके क्लास लेवल तक का आपका कंपटीशन है, लेकिन जब आप 2 साल बाद निकलोगे, 1 साल बाद निकलोगे,
ठीक है, करके तो आपका कंपटीशन उन 25 लाख स्टूडेंट्स के साथ होने वाला है। सो अभी नहीं डरना है और कभी भी रिजल्ट की चिंता नहीं करते। आप जो भी करते हो उसमें बेस्ट देने की हम कोशिश करते हैं कि वो चीजें समझ में आनी चाहिए, वो चीजें क्लियर होनी चाहिए और हमें अपना बेस्ट देना है, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, ये बहुत जरूरी है। और जिसने अपने जीवन में ये बात उतार ली तो भैया वो फर्स्ट रैंक किसकी आती है, ऐसे ही स्टूडेंट्स की आती है। सेकंड रैंक किसकी आती है, ऐसे ही स्टूडेंट की आती है बेटा। प्रॉपर स्ट्रेटेजिक डेली रूटीन आपके कॉपी के लास्ट पेज पे होना चाहिए या फिर आपकी डायरी में होना चाहिए कि आज मुझे क्या क्या करना है, कितने से कितने बजे तक क्या होना चाहिए। देखो एक्यूरेट फॉलो नहीं होता है कभी भी, टाइम टेबल आगे पीछे होता है, आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे शिफ्ट हो सकता है, लेकिन अगर आपने बनाया होगा तो आप उस अकॉर्डिंग चलेंगे। डोंट स्किप क्लासेस, कभी भी अपनी क्लासेस को स्किप मत करो। डेली के डेली क्लासेस लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। आप किसी भी टॉपर स्टूडेंट का इंटरव्यू देख लेना, उसमें उन्होंने बोला होगा कि मैंने एक भी क्लास मिस नहीं की। अगर मैं कोई क्लास मिस करता था अपने टीचर की तो मैं उसी दिन कोशिश करता था कि रात को बैठ के एक्स्ट्रा टाइम देके अपनी क्लास को कवर कर लूं। बैकअप हो जाएगा, बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा फिर आप पर, फिर एक साथ इतना सारा आप नहीं कर पाएंगे। शुड हैव पेशेंस, बहुत धैर्य रखना पड़ता है। डाउट आए मन में, कुछ ना समझ में आए तो टीचर से पूछने के लिए उतना आपको टाइम भी अपने आप को देना पड़ेगा। तो पेशेंस इज द की टू सक्सेस बोला जाता है। 11th में पहली बार 10th से 11th में आए हो, 11th का सिलेबस पढ़ रहे हो, सो बहुत ब्रॉड सिलेबस है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा कि एक एक वर्ड एक एक लाइन हमें धीरे धीरे समझ में आएंगे। हड़बड़ी करोगे, डर जाओगे, डीमोरलाइज हो जाओगे तो 2 साल कैसे पढ़ पाओगे बेटा। यू शुड नो द सिलेबस थॉरली, पहली बात तो अपना सिलेबस ही पता होना चाहिए। एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा चैप्टर डिलीटेड है, कौन सा पार्ट एडेड है, ये बहुत बेसिक है बेटा। नेक्स्ट आते हैं कैसे, अगर मैं बायो की बात करूं, अब मैंने पहले आपको जनरल बताया, थोड़ा बायो पे स्पेसिफिक हो जाते हैं। जब मैं बायो की बात करती हूँ, बायोलॉजी की बात करती हूँ, चाहे बॉटनी या जूलॉजी, क्लास 11th या 12th, सबसे बेसिक चीज होता है बेटा एनसीईआरटी की डी कोडिंग करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और एनसीईआरटी की डिकोडिंग तभी होगी जब आप एनसीईआरटी को रीड करोगे। एनसीईआरटी को 10 से 15 बार अगर आप रीड कर गए हो तो डिकोड होगी। डिकोड करने के लिए आपके टीचर्स आपके साथ हैं, आपकी हेल्प करने के लिए। एनसीईआरटी के हर एक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, डिकोड करो, क्लियर करो, इतना हो गया, आ जाइए। फिर जब आपने एनसीईआरटी कर लिया, ठीक है, अब आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, नॉर्मल लेवल की। वह डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की है, नॉर्मल क्वेश्चन है। सेल थ्योरी किसने दी, अभी धीरे धीरे लेवल पे आप बढ़ रहे हो। डाउट क्लियरेंस अपने बाय क्लास रिवीजन, जो भी आपकी क्लासेस हुई हैं उसको रिवाइज करना है और टीचर से डाउट जरूर पूछना है। ये पूरे 2 साल की और 1 साल की स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए और इसको पूरे पॉइंटर्स में लिख लेना एक पेज में और अपने रूम में, जो भी आपका रूम है उसमें पेस्ट कर लेना। मेक सेल्फ रिवीजन नोट्स, अपने खुद के नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं जो लास्ट टाइम में, अगले साल जब आप एग्जाम दोगे तो पेपर से 10 दिन पहले पूरी एनसीईआरटी नहीं रिवाइज कर सकते। उसके लिए आपके पास एक कॉपी होगी जिसमें आपने अपने खुद के नोट्स बनाए होंगे जो अपने तरीके से समझने वाले। तो ऐसे नोट्स आपको खुद प्रिपेयर करने, शॉर्ट नोट्स बोल लो इनको। माइंड मैप्स आपके पास होने चाहिए, माइंड मैप्स आप सभी के पास होते हैं जिसमें एनसीईआरटी का एक माइंड मैप दिए रखा होता है। तो या तो वो खुद बना लो या तो अगर है तो उसको एक बार देख के उसको जस्ट एक बार रिवाइज कर लो। ये तब करोगे जब आपके चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है, बीच चैप्टर्स के आप ये नहीं कर सकते, तभी हम स्टेप वाइज चल रहे हैं। पहला स्टेप एनसीईआरटी, फिर क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, टीचर्स के नोट्स पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट पॉइंट देखो यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाना है, कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करना है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को लगाना है, तब आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे। ये लेवल है भैया नीट का, ये लेवल है नीट का। जब आप इन सारी चीजों को पास कर लोगे, लास्ट बनता है जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो, 3 घंटे लगातार बैठ के फुल सिलेबस का टेस्ट देते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा बेटा निर्भर करता है आपके टेस्ट पे, आपके क्वेश्चंस आप कितने ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं। नोट्स बनाते हैं तो सब्जेक्टिव तरीकों से पेपर बनाते हैं और अप्रोच क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए हर टीचर आपको बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को करो, जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो उतने क्वेश्चंस लगाओ। और इसमें भी मैं बता दूं, जब आप कोई चैप्टर खत्म कर रहे हो तो कोशिश करो कि जब आप क्वेश्चंस को कर रहे हैं बेटा, तो उसमें PYQ जरूर लगाएं आप।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब आपको 2024 से लेके कोशिश करना है 2017 तक के तो सारे पीवाईक्यूज आप कर ले। अगर आप चैप्टर वाइज कर रहे हैं तो चैप्टर वाइज भी बुक्स अवेलेबल होती हैं पीवाईक्यूज की, तो चैप्टर वाइज उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। फिर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे जाए, नहीं फिर आप डीपीपीज हैं होंगे आपके, फिर आपके मॉड्यूल्स होंगे। इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से आपको चलना है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे जाना है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बुक्स खरीदनी पड़ेंगी। और ये तो लास्ट का है, जब पेपर आ जाए उससे 1-2 महीने की स्ट्रेटेजी है ये वाली। तो बाकी ये तीनों चीज़ों तो आपको अपने नोट्स क्लियर होनी चाहिए, अपने डाउट्स जो भी आपके आए साथ साथ में उसको क्लियर करो। डाउट्स को कभी एक्यूमुलेट करके नहीं रखते कि एक साथ सारे भैया 4-5 चैप्टर के एक साथ डाउट पूछूंगा, ऐसा नहीं होता बेटा। डेली का डेली डाउट पूछना है, एक एक डाउट अपना डेली क्लियर करना है। होप आप सभी को यहाँ तक ये सेशन पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा क्या मैं आपसे बात कहने वाली क्या कह रही हूँ, और इसको फॉलो करोगे तो अपना अचीव कर लोगे जो आप चाहते हो, है ना। तभी तो कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।